हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह पहले ग्लोबल न्यूज़, फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात करेंगे और लास्ट में रिजल्ट्स अभी भी चल ही रहे हैं, तो रिजल्ट्स के ऊपर कुछ डिस्कशन लास्ट में हम करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज भी एक छोटा सा नॉलेज सेक्शन का एक स्निपेट रखा है, तो उसके बारे में लास्ट में वीडियो में बात करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारी वेबसाइट investindia.in नहीं देखी है, ऑप्शंस ऑफ वन टू वन सेशंस, फाइनेंशियल प्लानिंग सेशंस या मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉकोमीटर, ये सब प्रोडक्ट्स नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर जाके चेक कर लीजिए। इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, बहुत कम प्राइसेस में भी वी हैव मतलब पुट प्रोडक्ट्स की जो आप बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें एक थॉट प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग। तो एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए, और अगर कुछ अच्छा नहीं लगे या कुछ समझ नहीं आए तो हमारी टीम को भी रीच आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ग्लोबल न्यूज़। तो ऑफ कोर्स अभी न्यूज़ जो है वो ग्लोबली ही ज़्यादा आ रही है, और वही मार्केट्स को थोड़ा सा मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में डिफाइन भी कर रहा है। तो जैसा कल मार्केट, यूएस मार्केट थोड़ा डाउन था, वो मेजर रीज़न क्या थे उसका था कि जो नया उनका बिल आ रहा है यूएस में, बिग ब्यूटीफुल बिल, राइट। तो वो जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में अभी पास हो गया है। ठीक है, अब वो नेक्स्ट सेनेट में जाएगा उनके, तो वहाँ पे एक्सपेक्टेड है, क्योंकि मतलब ओवरऑल जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो एक्सपेक्टेशन है कि भाई 4th ऑफ जुलाई जो वहाँ पर इंडिपेंडेंस डे होता है उससे पहले ही वांट्स टू साइन दिस बिल। तो इस बिल में एक्सपेक्टेड ये है कि ऑलमोस्ट 2.7 ट्रिलियन डॉलर का जो है डेफिसिट बढ़ेगा, राइट। तो ये एक्सपेक्टेशन अभी आया है। तो उससे क्या हो रहा है कि मार्केट को ये लग रहा है कि भाई अब डेट बढ़ेगा बढ़ेगा ना, कि भाई यूएस का तो ये तो बात हुई थी कि डेट कम करने वाली है। मतलब ट्रम्प जो ये कह रहे थे कि भाई डेट कम करने, बट डेट तो कम हो नहीं रहा, क्योंकि काफ़ी सारे टैक्स के कट्स बोले हैं, मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ाने की बात बोली है, तो खर्चे बढ़ रहे हैं। तो अगर खर्चे बढ़ रहे हैं तो फिर बजट डेफिसिट कैसे कम होगा? जो एक 34 ट्रिलियन डॉलर के आसपास का डेट है, राइट, तो वो कैसे कम होगा, उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क अभी ये चल रहा है, और ये एक थोड़ा सा वरी रहा है मार्केट को। और इसकी वजह से ही अगर आप जो बहुत सारा मार्केट आजकल रिएक्ट कर रहा है ना, वो जीसेक, वहाँ की जो 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड बोला जाता है, उससे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिफाइन हो रही हैं। तो अगर आप देखेंगे तो वो 4.5 प्लस जो है वो लास्ट 2-3 दिन में चला गया है, जब से ये बिल की बात शुरू हुई है, और जब से एनालिसिस हुआ है कि भाई 2.7 ट्रिलियन डॉलर, क्या 4 ट्रिलियन डॉलर तक की भी बात हो रही है कि 4 ट्रिलियन डॉलर का फिजिकल डेफिसिट जो है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मतलब बेसिकली वहाँ पर चल रहा है। तो 30 ईयर जो जीसेक है, वहाँ पर 30 साल की जो यूएस ट्रेजरी यील्ड है, वो 5.1% जो है वो टच कर गई है। वो 5.14 तक चली गई थी, और 10 ईयर जो है वो 4.55 तक चली गई है, राइट। तो दिस इज वेरी हाई फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूएस। मतलब आप ये मान के चलो कि 10 साल अगर आप यूएस के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, यूएस की ट्रेजरी खरीदो, तो आपको 4.5% प्लस के रिटर्न्स यूएस डॉलर टर्म में मिल रहे हैं, तो विच इज़ वेरी वेरी गुड। और यही बात अगर आप कंसिस्टेंटली, मेरा भी अगर आपने ट्वीट देखा होगा कल परसों में, मई 20 को मैंने डाला, परसों डाला था, कि वो यही बात हो रही थी कि जो हमारा डिफरेंस है 10 ईयर जी से यील्ड का यूएस का और इंडिया का, वो शायद अभी 1.7-1.8% का रह गया, शायद उससे भी कम रह गया, राइट। तो ये जो चीज़ है, एक मतलब बहुत अच्छा ट्वीट उसमें पढ़ रहा था कि क्या इंडिया डेवलप्ड मार्केट बन रहा है या यूएस इमर्जिंग मार्केट बन रहा है। ठीक है, क्योंकि भाई इमर्जिंग मार्केट्स में ही इस तरह के हाई बॉन्ड यील्ड्स देखे जाते हैं, नॉट इन डेवलप्ड मार्केट्स, राइट। तो बट थिंग्स आर चेंजिंग, राइट। तो वही चीज़ है, यहाँ पर बात हो रही है, और इसी तरह से मार्केट थोड़ा सा स्पूक्ड है इस चीज़ के ऊपर कि भाई ये अगर हमारा डेट और बढ़ता है, राइट, और अगर खर्चे बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन वापस आ सकता है। इन्फ्लेशन अभी काफ़ी कंट्रोल में है ना, तो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन बढ़ सकती हैं क्या? और टैरिफ का अगेन अभी 90 डेज की टाइमलाइन भी खत्म होने वाली है, तो वो सारी चीज़ें भी, टैरिफ फिर से आ जाएंगे क्या, और टैरिफ आ जाएंगे, और फिर इन्फ्लेशन बिकॉज ऑफ हायर एक्सपेंडिचर ये भी बढ़ जाएगा। तो वो सब चीज़ों का थॉट प्रोसेस जो है मार्केट को एक कॉकटेल में समझ नहीं आ रहा है, और उसकी वजह से ही थोड़ा सा कंसर्न है। जबकि यूएस मार्केट कल जो है थोड़ा पॉजिटिव रहा, राइट, बिकॉज वो गिर गया था, और उसके बाद
जो एक्सपेक्टेशन लोगों का यही है कि भाई अब जब सेनेट के पास बिल जाएगा तो वहाँ पर डिस्कशंस वगैरह में काफ़ी सारे यहाँ पर चेंजेस हो सकते हैं और तभी वो पास होगा। इट विल नॉट बी पास्ड एज इज फॉर्म में। तो उसी में थोड़ा सा एक पॉजिटिवली लोग उसको देख रहे हैं। बाकी कुछ पीएमआई नंबर्स आए हैं तो यूएस का पीएमआई नंबर इस पॉजिटिव आ रहे हैं, मतलब एक्सपेंशन हो रहा है। तो ओवरऑल अगर हम कंपोजिट पीएमआई जो मैन्युफैक्चरिंग प्लस सर्विसेज दोनों का होता है वो अराउंड 52.1 आया है, राइट। तो अप्रैल में 50 था, तो उसमें मतलब एक्सपेंशन बढ़ रहा है, राइट। और तो ये सारी चीज़ें हैं। और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 52.3 आया है। तो अगेन ये सारी चीज़ें, बट अगेन ये लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई ये इसकी वजह से भी हो सकता है कि काफ़ी सारी परचेजेज जो है वो रश्ड हो रही हैं, बिकॉज 90 डेज का पॉज जो है वो ऑलमोस्ट जुलाई में ख़त्म हो रहा है। तो कंपनी जो है वो थोड़ी सी बाइंग जल्दी कर रही है कि भाई पता नहीं अभी जुलाई में क्या होगा फिर से नया, राइट। तो वो सारे थॉट प्रोसेस भी है। तो ये थॉट प्रोसेस जो है चल रहा है बेसिकली फ्रॉम द यूएस। अगर हम पर्सपेक्टिव बात करें तो इंडिया के भी पीएमआई नंबर्स आए, तो इंडिया के पीएमआई नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। आप देखें कंपोजिट पीएमआई तो 61 पे है, राइट। सर्विसेज पे 61 पॉइंट, सर्विसेज भी 61.2 पे है, राइट। और इवन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जो है वो भी 58.3 पे है। तो एनीथिंग अबव 50 इज एक्सपेंशन। 58.3 60 प्लस, तो मतलब ज़बरदस्त एक्सपेंशन जो है हमारी ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटी में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज, ऑब्वियस सर्विसेज हायर, राइट। तो वो वहाँ पर क्लियरली दिख रही है। एम्प्लॉयमेंट भी रिकॉर्ड हाई पे जो है वो चल रहा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर अब वापस जो नंबर्स हैं ना लास्ट अगर 2-3 महीने में आप देखेंगे मार्केट्स पॉजिटिव क्यों रही, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी के इंडिकेटर्स वापस काफ़ी पॉजिटिव हो गए थे। वो जो काफ़ी नेगेटिव हो गए थे दिसंबर, मतलब नवंबर दिसंबर जनवरी वगैरह में, क्योंकि जीडीपी वगैरह के नंबर्स थोड़े से नेगेटिव आए थे। पीएमआई भी थोड़ा स्लो हो गया था, अगर आपने देखा होगा उस टाइम। तो ये सारे नंबर्स उस टाइम इंडिकेटर्स नेगेटिव हो गए थे, अब वो वापस पॉजिटिव हो गए हैं। अब ये एक्सपेक्टेशन है कि भाई जून में फिर से आरबीआई जो है वो एक्सपेक्टेड है कि इंटरेस्ट रेट कट करेगा, बिकॉज इन्फ्लेशन इज ऑल्सो बिलो 4%। तो यहाँ पर ये सारे नंबर्स जो हैं इंडिया पर्सपेक्टिव से अगेन एक पॉजिटिव हो गए। और वही कारण है, राइट, कि जो फ्यू वीक्स में हमने एक ग्रोथ देखी है इंडियन मार्केट्स में, वो एक बहुत बड़ा कारण है कि इंडिकेटर्स इंडिया के अच्छे हो गए। और इसलिए और फिर ग्लोबली सिनेरियो थोड़ा सा ग्लूमी है, तो इंडियन मार्केट एक अगेन एक अच्छा जो है एक ऑप्शन जो है मार्केट वर्ल्ड को दे रही है। फिच ने अब यूएस की तो रेटिंग मूडीज ने कम की, फिच रेटिंग ने इंडिया की ग्रोथ एक्सपेक्टेशन फिर बढ़ा दी है। उन्होंने कहा है कि भाई इंडिया का जो मीडियम टर्म ग्रोथ पोटेंशियल है वो अराउंड 6.4% का है, राइट। और चाइना का उन्होंने कम किया है, 4.6% से 4.3% किया है, राइट। तो अगेन अब ये चीज़ें चलती रहेंगी। मेरे को लगता है जीडीपी ग्रोथ रेट के एस्टिमेट्स बढ़ते रहते हैं, कोई कम करता है कोई। कभी हम एसएनपी का जब मैंने मंडे को किया था तो उन्होंने कम किया था, इन्होंने थोड़ा बढ़ाया है। तो सबका अलग अलग व्यू होता है चीज़ों पे। तो थोड़ा बहुत 0.2-0.3% हेयर एंड देयर चल रहा है, बट मोस्टली अगर आप देखेंगे तो 6 से 6.5% ही जीडीपी ग्रोथ रेट 2025 में जो है मोस्ट ऑफ द जो ये रेटिंग एजेंसीज हैं या अलग अलग जो एक्सपेक्टेशन करते हैं वो इंडिया की ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड बोल रहे हैं जीडीपी पर्सपेक्टिव से, ठीक है। अब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़, तो बड़ी न्यूज़ जो आई है वो बीएसई सेंसेक्स का रीजिग हुआ है, राइट। तो बीएसई सेंसेक्स में 2 स्टॉक्स अब बाहर, बीएसई सेंसेक्स में आपको पता है 30 स्टॉक्स है, सिर्फ 30 स्टॉक्स है ना। तो 2 स्टॉक्स उसमें से बाहर निकल रहे हैं। कौन से? नेस्ले बाहर निकल रहा है, राइट। और दूसरा इंडस इंड बाहर निकल रहा है। तो इंडस इंड के इश्यूज तो हमें पता ही हैं, आई एम श्योर मंदार वगैरह भी काफ़ी डिस्कस किया है, और मॉर्निंग न्यूज़ आप ट्रैक करते ही हैं, राइट। तो रिजल्ट भी आया कल उनका, तो मंदार ने काफ़ी डिस्कस किया था उसके बारे में कल की न्यूज़ में, तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बट अगेन जैसे कई बार बोलते हैं ना कि कभी कभी कोई चीज़ खराब होता है तो एक साथ बहुत सारी चीज़ें खराब होती हैं, तो वैसे ही है वो सेंसेक्स से भी बाहर चला गया है इंडस इंड। और नेस्ले भी बिकॉज ऑफ द लो ग्रोथ, अगर आप देखोगे नेस्ले का स्टॉक हैज़ नॉट डूइंग वेल ओवरऑल, राइट। मतलब लास्ट 1 साल में तो डिक्लाइन ही हुआ है शायद, अगर हम देखें ओवरऑल, जबकि सेंसेक्स बढ़ा है या निफ्टी बढ़ा है, राइट। तो ये सारी चीज़ों के चक्कर में अब 2 जो कंपनीज आई हैं वो ट्रेंड है, बहुत फास्ट ग्रोइंग कंपनी हैं, राइट। तो मतलब 30% प्लस का ग्रोथ रेट दिया है। और भारत BELI है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। तो अगेन डिफेंस कंपनी जो है नाउ इज इन सेंसेक्स, राइट। प्योर डिफेंस प्लेयर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लोगों के हैं उसमें। ऑफ कोर्स वो कर भी रहे हैं बहुत सारी चीज़ें अच्छी। तो अब कैसा है उसके ऊपर कभी कभी डिस्कस भी करेंगे। इफ़ यू वांट कि कोई भारत इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर डिफेंस के ऊपर आई शुड मेक अ वीडियो, एक ओवरऑल सेक्टर का ओवरव्यू वगैरह, क्विक ओवरव्यू जो है
तो आप प्लीज़ एक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, सो दैट थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ ठीक है भाई, लोग चाहते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, हम अपने एक एक इको चैम्बर बोलते हैं या फिर कुछ भी बोल लीजिए, मतलब उसमें ही बात करते रहते हैं, 10-15 लोग जो हैं हमारी रिसर्च टीम के। और कभी कभी लोग मतलब लगता है ऐसा कि यार ये शायद नहीं चाहिए, ये वीडियो नहीं बनाना चाहिए, इसमें शायद नहीं मज़ा आएगा, या बहुत सारे लोग इसको पता है इसके बारे में। तो आप सबके कमेंट्स से क्या होता है कि वीडियो की डिमांड वगैरह में थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि हाँ या नहीं नहीं, ये लोगों को चाहिए शायद। ठीक है, तो अगर आपको लगेगा कि भाई एक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर एक ओवरऑल डिफेंस सेक्टर के ओवरव्यू वगैरह पे कुछ वीडियो यू वांट मी टू मेक, तो लेट मी नो। ठीक है, नाउ कुछ स्टॉक स्पेसिफिक है। बजाज ऑटो हैज एक्वायर्ड केटीएम नाउ फाइनली, राइट। तो उनका एक आई थिंक माइनॉरिटी इन्वेस्टर तो थे ही वो, और केटीएम के डिस्ट्रीब्यूटर भी थे। मतलब केटीएम इसी से मिलता था, बजाज ऑटो से। काफ़ी इंडिया में चली भी थी बाइक, आई डोंट नो अभी तो क्या है, आप सबको ज़्यादा पता होगा यंग बच्चों को, राइट। बट अभी जो है तो ऑस्ट्रियन जो ऑस्ट्रियन ब्रांड है, ऑस्ट्रियन राइट, नॉट ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रियन ब्रांड है, राइट। तो 7,765 करोड़ में जो है बजाज ऑटो ने एक्वायर मेजॉरिटी कंट्रोल ऑफ ऑस्ट्रेलियन, तो मेजॉरिटी कंट्रोल लिया है, राइट। 800 मिलियन यूरोज में ओवरऑल, ठीक है। और उसमें से 450 मिलियन का जो है सेकेंड टर्म लोन देना है, $150 मिलियन का कन्वर्टेबल बॉन्ड है, और $200 मिलियन ऑलरेडी इन्फ्यूज कर चुके हैं एज शेयर होल्डर डेट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। ये शायद कंपनी वहाँ पर कुछ क्रेडिटर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग चल रही है, राइट। तो कोर्ट वगैरह में भी थोड़ा केस था, तो उसमें नाउ ये चीज़ें होंगी। करंटली उनके पास ऑलरेडी 37.5% स्टेक था बजाज का इन द कंपनी। आई थिंक नाउ दे विल एक्वायर अ मेजॉरिटी स्टेक। आईटीसी का रिजल्ट आया। आईटीसी का रिजल्ट पैट 3% ही ग्रो हुआ, जबकि रेवेन्यू अच्छा ग्रो हुआ, 10% ग्रो हुआ है ओवरऑल। सिगरेट ऑब्वियसली इज स्टिल द बिगेस्ट सेगमेंट, 9,300 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू उनका सिगरेट से आया है, और उसमें ग्रोथ भी मतलब ठीक है, ऑलमोस्ट आई थिंक 6-7% का ग्रोथ रेट रहा है उसमें, और 3-4% का ग्रोथ रेट जो है, नहीं सॉरी 5% के आसपास का ग्रोथ रेट उनका प्रॉफिट में भी रहा है इन द सिगरेट सेगमेंट। एफएमसीजी जो है वो ज़्यादा ग्रो नहीं किया, लेस देन 3-4% का ही रेवेन्यू ग्रोथ है ओवरऑल, राइट। और प्रॉफिट जो है डिक्लाइन हुआ है एफएमसीजी सेगमेंट में, ठीक है, ऑफ द आईटीसी। एग्री बिजनेस जो है उसमें रेवेन्यू परफॉर्मेंस अच्छा था, काफ़ी रेवेन्यू ग्रोथ भी अच्छा रहा, ऑलमोस्ट 15 मतलब 3 में रहा, 14-15% रहा, और प्रॉफिट भी जो है उनका अच्छा वहाँ पर इंक्रीज हुआ है, राइट। सिक्वेंशली डिक्लाइन हुआ है, बट ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। तो ये सारी चीज़ें रही। बाकी पेपर बिजनेस हैज़ ऑलमोस्ट 4-5% का ही ग्रोथ हुआ है उसमें, और प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है वहाँ पे भी। आईटीसी की बात अब थोड़ी कम होनी शुरू हो गई है, आपको पता ही है। 2-3 साल पहले आईटीसी वॉज वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक, मतलब अगर आईटीसी पे हम वीडियो बनाते थे तो ऐसा 1,50,000 व्यूज़ फटाफट हो जाते थे, राइट। तो थोड़ा सा डिस्कशन कम होने लग गया है आईटीसी पे, बिकॉज एक तो अच्छी वैल्यूएशन भी ठीक ठाक मिल गई है उसको, री रेटिंग भी हो गई थी, पहले काफ़ी सस्ता था उस टाइम पे, तो वो सारी चीज़ें भी थी। और मगर अगेन जो चैलेंजेस तो हैं, राइट, इन ओवरऑल एफएमसीजी सेक्टर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मतलब वॉल्यूम ग्रोथ जो है सब जगह पे थोड़ा सा चैलेंजिंग चल ही रहा है, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन ग्रोथ और सारी चीज़ें, मतलब प्रीमियमाइजेशन वगैरह के ऊपर, और कंपटीशन भी बढ़ रहा है, तो वो सब फैक्टर्स में, और ये क्विक कॉमर्स वगैरह की वजह से भी इन सब कंपनीज में थोड़ा सा एक इशूज चल ही रहे हैं एफएमसीजी ओवरऑल सेक्टर में। सन फार्मा का भी रिजल्ट आया, पैट जो है गिरा है 19%, डिक्लाइन हुआ है नेट प्रॉफिट, जो कि अराउंड 2,154 करोड़ था। लास्ट ईयर जो था सेम पीरियड 2,659 करोड़ था, राइट। और अगर सीक्वेंशली बेसिस पे भी देखें तो 26% का डी ग्रोथ हुआ है। कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 8% बढ़ा है, राइट। और सीक्वेंशियल बेसिस पे रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहे हैं। एक्सेप्शनल आइटम्स वगैरह पे भी कुछ रहे हैं, कुछ बड़े एक्सपेंसेस रहे हैं। एक्सपेंसेस ऑलमोस्ट 9,900 के एक्सपेंसेस जो हैं उनके अंडर रिव्यू हैं, तो वो सब चीज़ों पे भी उनका फोकस रहा है। बट अगेन फार्मा कंपनीज का जो ओवरऑल मॉडल है वो काफ़ी डिफरेंट रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज। पावर मैक का रिजल्ट आया, अच्छा रिजल्ट आया, ऑलमोस्ट 54% का नेट प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। पावर मैक एक हमारा मॉडल पोर्टफोलियो स्टॉक भी है, राइट। बेसिकली कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, इंफ्रा सेगमेंट में है वो कंपनी,
राइट। रेवेन्यू भी ऑलमोस्ट 42% बढ़ा है और 54% प्रॉफिट बढ़ा है, राइट। तो एबिटा भी 44% के आसपास बढ़ा है और एक डिविडेंड छोटा सा उन्होंने दिया है ओवरऑल। ग्रासिम का रिजल्ट भी आया, ग्रासिम ने प्रॉफिट इंक्रीज किया है 9%, ठीक है, और रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा हुआ है, 17% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ है। अब ग्रासिम ऑफ कोर्स एक होल्डिंग कंपनी है, राइट। सीमेंट मतलब उनका सीमेंट में भी होल्डिंग है आदित्य बिरला का, अल्ट्राटेक वगैरह में, और फाइनेंशियल सर्विस आदित्य बिरला कैपिटल में भी उनका होल्डिंग कंपनी है वो फाइनेंशियल सर्विसेज। तो वो दोनों अच्छा ग्रो किए हैं उनके। पेंट सेगमेंट जो उनका बिरला ओपस है वो भी ग्रासिम के अंडर ही है, ऑब्वियसली वो एक सेपरेट कंपनी नहीं है, पर उन्होंने बोला है कि इसमें 10% मार्केट शेयर गेन कर लिया है उन्होंने, राइट। तो जो मेजर मतलब काफ़ी फास्ट मार्केट शेयर गेन किया है उन्होंने, 10% मार्केट शेयर गेन किया है ओवरऑल, और 9,300 करोड़ रुपए ऑलमोस्ट इन्वेस्ट कर चुके हैं 6 प्लांट्स में, 5 ऑपरेशन हो गए हैं उनके, ठीक है। तो काफ़ी फास्ट उन्होंने वो मार्केट शेयर गेन किया और बहुत बड़ा रीज़न रहा है। मतलब बाकी जो भी पेंट सेगमेंट है, अगर हम एशियन पेंट्स की बात करें, बाकी इस पेंट्स कंपनी की बात करें, उसमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिख रहा है आपको, वो बहुत बड़ा रीज़न है ये। तो 10% मार्केट शेयर जो है ग्रासिम ने आई थिंक लास्ट 1-1.5 साल में ही ले लिया है। फिर हिमाद्री स्पेशलिटी, राइट, एक केमिकल कंपनी है, आपको पता ही है, उन्होंने एक 16% स्टेक एक्वायर किया है कि इंटरनेशनल बैटरी कंपनी जो यूएस बेस्ड लिथियम आयन सेल डेवलपर है। तो ये भी हिमाद्री भी जो है बैटरी केमिकल्स में है, राइट। और तो वो उन्होंने लिया है, तो दे आर सेइंग कि इट इज़ अ पिवटल स्टेप इन ग्लोबल क्लीन टेक स्ट्रेटजी ऑफ देयर्स, राइट। और इसमें अभी लिथियम आयन बैटरी के बाकी कंपोनेंट्स मटेरियल में भी घुस जाएंगे। करंटली जो है वो उनके ऑलरेडी साउथ कोरिया में, मतलब इस कंपनी के जो एक्वायर की है साउथ कोरिया में, इनके फैसिलिटीज़ हैं, लिथियम आयन बैटरी फैसिलिटी इनकी वहाँ पे है, राइट। और ये भी एक बेंगलोर में भी गीगा फैक्ट्री जो है हिमाद्री भी जो है वो सेटअप कर रही है, मेजरली एज अ सेट कि दे आर मेकिंग इन बैटरी केमिकल्स। अदानी पोर्ट को $150 मिलियन का लोन मिल गया है डीबीएस से, डीबीएस ग्रुप होल्डिंग से, राइट। और 4 ईयर डॉलर लोन है उनके लिए। एंड तो ये मतलब अब अगेन ये इंपॉर्टेंट क्यों है, वो ये है क्योंकि जब से यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो ये नवंबर में नहीं हुआ था कि बड़ी बड़ी प्लॉट के ऊपर चक्कर हुआ था अदानी के ऊपर, तो काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर नवंबर में इशू बना था। तो उसके बाद इनका पहला आई थिंक एज अ अदानी ग्रुप जो है पहला ग्लोबल डेट जो है उन्होंने रेज किया है, राइट। तो ये ओवरऑल है। एंड तो उन्होंने पहले भी मतलब लास्ट मंथ भी ग्रुप ने $750 मिलियन प्राइवेट प्लेसमेंट बॉन्ड्स किए थे ब्लैक रॉक के साथ, राइट। और अब जो है अदानी पोर्ट्स ने जो $150 मिलियन जो है उनका पहला है। कल सेबी चेयरमैन जो नए बने हैं तुहिन कांता जी, उन्होंने एनएससी आईपीओ पे कुछ क्वेश्चंस ही वाज टेकिंग, राइट। तो उन्होंने यही बोला है कि वी विल सून गो अहेड विद इट, ऐसा चल रहा है कि भाई इट विल बी सून डन। तो होपफुली आई थिंक मतलब आईपीओ तो प्रोस्पेक्टस तो 2016 से एनएससी ने पास मतलब डाला हुआ है, तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। अब एक्सपेक्टेड है कि मतलब एनएससी का आईपीओ, मतलब एनएससी के बीच में न्यूज़ भी आई थी ना, एनएससी के स्टॉक्स जो हैं अनलिस्टेड मार्केट में कुछ 1 लाख क्रॉस कर, 1 लाख लोगों के पास से ज़्यादा लोगों के पास एनएससी के स्टॉक्स हैं अनलिस्टेड मार्केट में। तो मतलब एक काफ़ी बात होती रहती, मेरे भी बहुत सारे क्लाइंट्स, हमारे भी बहुत सारे डिस्कशन, जब हम 1-to-1 डिस्कशंस करते हैं तो इसके ऊपर डिस्कशन होता है, क्योंकि लोगों के पास आते रहते हैं ना कॉल्स की भाई मेरे पास एनएससी का स्टॉक है, आपको लेना है क्या, इस प्राइस पे मिल रहा है, फिर लिस्ट हो जाएगी तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। ये सब चीज़ें लोगों को लगता है कि बहुत बेनिफिट हो जाएगा ये सब चीज़ों में। तो इसलिए एनएससी काफ़ी एक आईपीओ काफ़ी चर्चा में रहता है और बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं उसकी, तो इसलिए आई थॉट दैट आई विल गिव दैट न्यूज़ एज वेल, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल ऑन द मेजर न्यूज़ फ्रॉम माई साइड। अब एक छोटा सा नॉलेज सेक्शन, और जैसा मैंने प्रॉमिस किया था आपको उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो बहुत ही अच्छा एक चार्ट मुझे मिला था, अगर आप देखें, राइट। तो व्हाट ड्राइव्स स्टॉक रिटर्न्स, राइट। तो बहुत इंटरेस्टिंग था कि मतलब एक दिन में स्टॉक क्यों बढ़ता है क्यों कम होता है। तो उन्होंने कहा है कि मेजरली उसका रीज़न रहता है कंप्यूटर के एल्गोरिथम्स, राइट। या फिर मतलब कोई बिग प्लेयर बाय कर रहा है, सेल कर रहा है, या फिर जो भी है इनसाइडर बाइंग एंड सेलिंग, जो भी चीज़ें हैं मतलब। तो मेजरली वन डे में तो ये कंप्यूटर एल्गोरिथम्स मेजरली उसको प्ले करते हैं कि क्यों, रीज़न क्या रीज़न है। अभी कल कोटक महिंद्रा सपोज 0.5% गिरा, तो वो क्यों गिरा, राइट। तो बहुत बार कोई रीज़न भी नहीं, कोई न्यूज़ भी नहीं होती है, कोई सेक्टर न्यूज़ भी कुछ खास नहीं है, तो क्यों गिरा। तो वो टिपिकली ड्रिवन बाय कंप्यूटर एल्गोरिथम्स है। एक क्वार्टर में अगर कोई चेंज आया है मतलब रिजल्ट्स वगैरह के बेसिस पे, राइट, तो वो टिपिकली एनालिस्ट रेटिंग्स, राइट। अगर आपने काफ़ी देखा होगा एनालिस्ट ने अपग्रेड कर दिया
अपना रेटिंग या डाउनग्रेड कर दिया तो स्टॉक गिर गया, अपग्रेड। और स्पेशली कुछ बड़े जो एनालिस्ट हैं जैसे जेफरीज हो गया, मैक्वायर हो गया, राइट, तो मेजरली बड़े बहुत बड़े एनालिस्ट जो होते हैं तो उनको थोड़े से ज़्यादा उसके ऊपर डिस्कशन ज़्यादा वेटेज होती है, थोड़े छोटे एनालिस्ट होते हैं उनकी थोड़ी छोटी वेटेज होती है। नंबर ऑफ कंपनीज आप जो ट्रैक कर रहे हो उन सब चीज़ों पे भी है और आपकी पास्ट कॉल्स पे भी थोड़ा डिपेंडेंट रहता है, तो वो सब फैक्टर्स है। तो 1 क्वार्टर में अगर ज़्यादा उतार चढ़ाव हैं किसी कंपनी के, ऑफकोर्स एक मतलब बहुत अलग भी फैक्टर्स है, मेजरली बोल रहे हैं, राइट, और भी सीजन हो सकते हैं। अभी एक जैसे डिफेंस स्टॉक्स हैव डन वेरी वेल इन लास्ट 1 मंथ, तो वो एनालिस्ट रेटिंग्स ऑफकोर्स एक रीजन है, बट वो उसके अलग रीजंस भी हैं, राइट। तो वो बट मोस्टली अगर हम देखें कि कोई अगर और न्यूज़ इस तरह की ना हो, एक नॉर्मल अगर सेक्टर हो, तो वो एनालिस्ट रेटिंग द्वारा मेजरली अप एंड डाउन उसमें रहता है। 1 ईयर में वैल्यूएशन मल्टीपल, यस दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब कोई कंपनी अगर बहुत एक्सपेंसिव पी पे चल रही है, राइट, तो 1 साल में वो कितना रिटर्न देगी, राइट, तो वो उसके करंट पी री रेटिंग और हो सकती है या नहीं हो सकती उसके ऊपर है। और उसका कोई भी रिजल्ट अगर 3 4 अगर 1 साल में 4 रिजल्ट आ जाएंगे, तो एक आध दो कोई रिजल्ट अच्छा गया या बुरा गया, उसके बेसिस पे उसकी री रेटिंग या डी रेटिंग हो जाती है। तो इसलिए वैल्यूएशन जो है ना 1 साल की आपके रिटर्न्स पे बहुत बड़ा फैक्टर देता है। वैल्यूएशन 1 साल में बहुत बड़ा फैक्टर है वो, राइट। तो 1 2 साल में भी अगर हम मान लें, अगर हम थोड़ा शॉर्ट टर्म जैसे हम बोलते हैं ना, तो वो 1 2 साल में बहुत बड़ा फैक्टर रहता है वैल्यूएशन मल्टीपल कि आपने किस पे एंट्री ली है, किस पे बाई किया। 5 ईयर्स में जो हम टिपिकली बोलते हैं ना स्टॉक बाय करो, तो 5 साल का एक होराइजन रखो, तो उसमें आपका जो मेजर ग्रोथ आएगा वो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, राइट, ईपीएस ग्रोथ बोलते हैं जो, राइट, अर्निंग पर शेयर जो ग्रोथ है, उसके बेसिस पे वो स्टॉक टिपिकली अगर आप देखेंगे वो अलाइन हो जाता है 5 7 साल में, राइट, कि ईपीएस ग्रोथ इतना और स्टॉक का प्राइस ग्रोथ इतना, वो काफी मोस्टली अलाइन हो जाता है। अनलेसली रिसेंटली कुछ अलग ही न्यूज हो, तो मतलब अगेन मैं जब इसमें ये सब कंसिडर किया हुआ है कि रिसेंटली कुछ अलग न्यूज नहीं है, राइट। तो 5 साल में वो ईपीएस ग्रोथ में अगर आ जाता है, फिर 10 साल अगर हम देखें तो फिर उसके ऑब्वियसली उसके रिटर्न्स ऑन कैपिटल, राइट, तो वो अब केपेक्स भी करेगा, राइट, तो उसके रिटर्न्स उसके भी समझ आ जाएगा, उसकी वो साइकिल भी समझ आ जाएगी, तो केपेक्स जो उसने किया है उसमें रिटर्न्स कितने आए हैं उसको उसमें भी समझ आएगा, तो उसके रिटर्न्स के रेशियोज, राइट, आरओईज, आरओए, आरओसीईज, राइट, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं उसके वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कितनी एफिशिएंटली उसने काम किया। प्रॉफिट ठीक है वो ग्रो हुआ, लेकिन वो आगे भी उसने केपेक्स किया उसका, फिर और उसको इंक्रीज कर पाया क्या प्रॉफिट को, या इन्वेस्ट किया या डिविडेंड दिया या जो भी है, मतलब तो रिटर्न्स ऑन कैपिटल जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले कर जाता है फिर 10 साल के होराइजन के साथ। और 20 साल अगर कोई कंपनी अच्छी चल रही है और अच्छा रिटर्न दे रही है, तो ऑफकोर्स का पीपल एंड कल्चर, राइट, तो एक स्ट्रॉन्ग कल्चर है, मतलब एक गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्वमेंट फिर खत्म हो जाएगा, क्योंकि 20 साल तक गवर्नमेंट किसी सेक्टर को टिपिकली इतना लंबा नहीं करती है सपोर्ट, राइट। तो हाँ कुछ 4 5 साल में ठीक है आपको कंपनी मतलब कोई गवर्नमेंट का ही बहुत इन्वेस्टमेंट रहा, जैसे अगर हम 4 5 साल में देखें, राइट, तो इंफ्रा है या ये सब चीज़ों पे तो काफ़ी फोकस रहा है, या डिफेंस वगैरह पे, तो इसलिए बहुत अच्छे चले हैं ये सेक्टर्स, राइट। तो वो प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा रहा तो ये कम सेक्टर्स अच्छे चल रहे, राइट। तो वही है। लेकिन अगर हम 20 साल देखें किसी कंपनी में, जैसे एचडीएफसी बैंक है, राइट, इसमें बहुत अच्छा अभी भी 20 साल के रिटर्न्स तो बहुत अच्छे हैं ना रिसेंटली छोड़ो, राइट। तो वो सारी चीज़ें अगर हम देखें तो 20 ईयर्स पे अगर हम चले जाते हैं, राइट, हिंदुस्तान लीवर हो गया, इस तरह की कंपनी है, तो वो ये है कि उनका कल्चर, पीपल, एशियन पेंट्स की बात होती है जैसे कंसिस्टेंट कंपाउंडर, तो तो वो पीपल एंड कल्चर उनका जो है वो एक फैक्टर रहता है। तो ये सारी चीज़ें तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि किस तरह से अब अलग अलग फैक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा बड़े प्ले आउट करते हैं एक कंपनी के रिटर्न्स में, ठीक है, इन द लॉन्ग टर्म या इन द शॉर्ट टर्म एज वेल, राइट। तो ये सब चीज़ों पे फोकस करो, तो उस हिसाब से ही हमें चीज़ें, अगर आप इन्वेस्ट करते हो या आप मतलब किसी को हेल्प करते हो इन्वेस्टमेंट वगैरह में, तो ये सारे फैक्टर्स को सोच के ही वी शुड थिंक अबाउट इट। तो काफ़ी अच्छा चार्ट था, तो आई थॉट आई विल शेयर विद यू। मेरे को कल ही मैंने इसको बारे में मतलब मैंने देखा ये एक्स पे, तो आई थॉट दैट ये अच्छा है, इंटरेस्टिंग है टू टेल एवरीवन, मुझे भी अच्छा लगा, मतलब द वे थिंग्स वर प्रेजेंटेड, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल, हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा जाते जाते, और कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाला करें। और कोई वीडियो की कोई ऐसा लगता है कि हमें से कोई वीडियो बनाना चाहिए, कोई टॉपिक है, कोई म्यूचुअल फंड है, कोई स्टॉक है, कुछ भी है, ठीक है, तो अगर बहुत सारे उसके ऊपर कमेंट आएंगे या किसी कमेंट पे बहुत सारे लाइक्स आएंगे, तो थोड़ा एज अ सेट कि थोड़ा एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिल जाता है टीम के लिए या हमारे लिए, मेरे लिए भी वीडियो बनाने का, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर टाइम, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।